तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, कोलिजन्स में ही, है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अपन ने इम्पैक्ट मोमेंटम थ्योरम में देखा कि इनिशियल मोमेंटम और उस पे इम्पल्स लगा तो ये जो है फाइनल मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अभी कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी जा रही है। अच्छा, सपोज यदि इस बॉडी पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगता है, एक इम्पल्स लगता है j इज इक्वल टू एफ डी टी, कोई फोर्स लगता है एक छोटे से पीरियड के लिए, एक मतलब जितने भी पीरियड के लिए, और इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगता है, तो उसका यदि इस बॉडी की वेलोसिटी पे हमको इम्पैक्ट निकालना है तो इस बॉडी की वेलोसिटी को हमको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक डायरेक्शन तो ये हो गया, और एक जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और यदि कोई भी डायरेक्शन को इसमें किसी एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट है और ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट है। ठीक है, v sin थीटा। तो इम्पल्स लगने से, यदि इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी का वो कंपोनेंट जो इम्पल्स के डायरेक्शन में है, बॉडी की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इम्पल्स के डायरेक्शन में, केवल वही अफेक्ट होगा। ठीक है, v cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यदि बॉडी का मास m है, ठीक है, तो जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है इस वाली बॉडी पे यदि लगेगी तो हम ये बोलेंगे कि m v sin थीटा प्लस j इज इक्वल टू m v फाइनल। तो ये v फाइनल जो आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जो v फाइनल जो आएगा इम्पल्स लगाने के बाद में v फाइनल वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो बॉडी की जो नेट वेलोसिटी इम्पल्स लगने के बाद, इम्पल्स तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगा, ठीक है, फिर खत्म हो गया, तो बॉडी की नेट वेलोसिटी इम्पल्स खत्म होने के बाद में क्या हो जाएगी, v cos थीटा इस डायरेक्शन में, ये तो यूं क्यों रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई vf, है ना, जो कितना है vf जो है वो ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया कि बॉडी का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लगा हुआ हो। ठीक है, तो उसका एक इम्प्लीकेशन हमने जब स्ट्रिंग के थ्रू इम्पल्स लगता था उसमें भी देखा था। अपन ने देखा था कि यदि जैसे दो बॉडीज हैं, है ना, यदि पहले स्ट्रिंग है कोई और इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देते हैं, तो जब ये स्ट्रिंग टाइट होती है, ठीक है, तो इस वाली बॉडी को भी एक इम्पल्स मिलता है। ठीक है, एफ डी टी, जो कि बेसिकली टेंशन इंटू डी टी के बराबर होता है। और जैसे, तो ये तो सिंपल केस था, क्योंकि इस केस में तो क्या था कि जो टेंशन का जो डायरेक्शन है ना, जैसे इस वाली बॉडी पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन का डायरेक्शन है, और जो बॉडी का मोशन है ना, इस वाली बॉडी का मोशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है, अब यदि अपन ने एक केस वो भी देखा था जब ये टेंशन का डायरेक्शन और बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं, तो यदि इसको जब अपन ने वेलोसिटी दे दी थी इस डायरेक्शन में और बॉडी सपोज यहाँ पहुँच गई और तब जाकर के स्ट्रिंग टाइट होती, ठीक है, तो इस वाली बॉडी की वेलोसिटी यदि उस टाइम पे यदि ये थी, है, तो उस वेलोसिटी को अपन ने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था। एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था, सपोज यदि ये थीटा है, ये वेलोसिटी v है, तो एक तो v cos थीटा रिजॉल्व किया था और एक v sin थीटा रिजॉल्व किया था, है ना। और फिर अपन ने ये चीज एनालिसिस के टाइम पे की थी कि इम्पल्स चूंकि स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है इम्पल्स, ठीक है, तो जो स्ट्रिंग टाइट होने का जो डायरेक्शन है वही इम्पल्स का डायरेक्शन हो गया था, तो वो तो सिंपल हो गया था एक तरह से। ठीक है, कि स्ट्रिंग जिस एंगल पे टाइट हो गई इम्पल्स उसी डायरेक्शन में लग गया, और उस टाइम पे बॉडी का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इम्पल्स के डायरेक्शन में है उसमें चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब उस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जो दूसरे डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है, जो इस केस में v sin थीटा है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे नो इम्पैक्ट,
है ना, इस जे का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो v cos थीटा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है ना कोलिजन्स के केस में भी होती है, ठीक है। तो कोलिजन्स के केस में हमको ये पता करना है कि जो इम्पल्स जो लगता है, इम्पल्स का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इम्पल्स का डायरेक्शन जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लगता है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता क्या है, तो उसको देखते हैं। तो अब ये देखते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो जैसे जब भी कोई दो बॉडी कोलाइड करती हैं, है ना, ये दो बॉडीज हैं, इन दोनों को अपन कोलाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर गई, तो अब इनका एक जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों बॉडीज यदि ब्लॉक हैं तो उनका तो एक तरह से दो प्लेन्स ही कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे। तो जैसे ये वाली है, एक स्फीयर है और एक ब्लॉक है, तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया कॉमन नॉर्मल, है कि नहीं, दोनों बॉडीज के लिए नॉर्मल है ये, और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि स्फीयर जो है वो ब्लू ब्लॉक पे एक इम्पल्स लगाएगा, है कि नहीं। तो ब्लू ब्लॉक पे जो इम्पल्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगेगा, और ब्लू ब्लॉक जो है वो इस लाल स्फीयर पे एक इम्पल्स लगाएगा, वो इस येलो लाइन जो बनाई है ना, उसके अलोंग लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाल स्फीयर और ब्लू ब्लॉक, इनकी वेलोसिटीज में जो चेंज होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा। तो दो लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, वो तो हो गया कॉमन नॉर्मल, और एक जो है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टेंजेंट जो बनता है ना, उसको कॉमन टेंजेंट हम बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग यदि कोई भी वेलोसिटी हुई स्फीयर की या ब्लॉक की, तो उस पे कोलिजन से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके एग्जांपल्स देखेंगे, बट प्रिंसिपल यही है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यदि दो स्फीयर कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं जिस तरह से हम है ना देख रहे हैं, दोनों सेम साइज के हैं और इस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं, तो एनालिसिस एग्जैक्टली सेम रहेगा जो अभी अपन ने ब्लॉक और इसका किया था, है ना। एक कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा और उसका जो नॉर्मल है लाइन ऑफ इम्पैक्ट वही रहेगा, और इम्पल्स जो है इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं हो, है ना, तब क्या होता है उसको देखते हैं। अब सपोज ये स्फीयर जो है वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से आ रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे ये कोलाइड करता है, और ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। तो कोलिजन के टाइम पे क्या पोजीशन होगी उसको देखते हैं। तो कोलिजन के टाइम पे ये पोजीशन होगी, तो अब इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हुआ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हुआ, और कॉमन नॉर्मल क्या हुआ, ये कॉमन नॉर्मल हो गया, ये जो मैंने येलो में बनाया, ठीक है। तो और ये कॉमन टेंजेंट जो है ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। अपन तो कॉमन नॉर्मल पे कंसंट्रेट करें, तो इस ब्लॉक पे जो इम्पल्स पड़ेगा इस सरफेस के कारण वो इस कॉमन नॉर्मल मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग पड़ेगा। जो जे जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग पड़ेगा, ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि यहां जब ये बॉल पहुंची तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ये वेलोसिटी v थी तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक v cos थीटा हो गया और एक इस डायरेक्शन में v sin थीटा हो गया, ठीक है। तो इम्पल्स चूंकि केवल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो केवल v cos थीटा वेलोसिटी में चेंज होगा, v sin थीटा में नो चेंज, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं है ना, इस डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं। तो इस पे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगता है, ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगेगा, मतलब v sin थीटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये तो वैसे भी चेंज नहीं हो रही। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हम निकालते हैं, तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग निकालते हैं। तो जैसे ये जो सिंपल सा केस है, इसमें यदि हम निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो क्या होगी, v cos थीटा होगी। ठीक है, v नहीं है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v ये थी, है ना, तो v cos थीटा होगी। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो जिस भी वेलोसिटी से ये रिबाउंड करता है, तो यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि 1 से कम है तो, है ना, v जो है वो v cos थीटा इंटू ई होगा, v इंटू ई नहीं होगा, v cos थीटा इंटू ई होगा। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, वो जैसे ऑब्लिक कोलिजन्स का। तो सपोज ये दो स्फीयर जो हैं वो इस तरह से टकरा रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया है, और ये जो कॉमन नॉर्मल मैंने बना दिया है, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, ये वेलोसिटी यदि v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो v1 जो है, v1 और v2 जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एक पर्टिकुलर एंगल बना रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बना रहे हैं, v2 भी यही एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कोलिजन जो है ना वो ऑब्लिक कोलिजन माना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, तो ऑब्लिक का मतलब हो गया कि मतलब सीधे सीधे नहीं है। ठीक है, और टेक्निकल टर्म्स में ये हुआ कि जो इन बॉडीज का जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग नहीं है, मतलब वेलोसिटी जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग नहीं है कि नहीं, वो दिख ही रहा है, एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, इन वेलोसिटीज को हम रिजॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वेलोसिटी में चेंज होगा, कौन सी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके वेलोसिटी वेक्टर मैंने थोड़े से आगे बना दिए, है ना, सेंटर से बना दिए ताकि रिजॉल्व करने में ईजी हो जाए और विजुअलाइजेशन में भी आसान हो जाए। तो ये एंगल जो है थीटा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी तो v1 थी, है ना, तो लाल वाले स्फीयर की वेलोसिटी जो है वो लाल से हम रिजॉल्व करते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब हम x और y कोऑर्डिनेट पे नहीं रिजॉल्व करते हैं उसको, हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गई, v sin थीटा हो गई। ठीक है, और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है, ये इसको मैं यहाँ पे लाल से बना रहा हूँ, ये हो गई v1 cos थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको बनाते हैं, जो ये दूसरा वाला मास है, मास m2 बोल लेते हैं इसको, ये m1 और ये m2। ठीक है, तो m2 का बनाते हैं, तो m2 की ये वेलोसिटी तो हो गई परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, v2 sin थीटा। ठीक है, और एक वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी जो कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये है आपकी v2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, यदि ये दोनों स्फीयर्स जो हैं इनकी केवल यही दो वेलोसिटी होती है ना, इसकी होती v1 sin थीटा और इसकी होती v2 sin थीटा, तो ये तो टकराते ही नहीं, है ना। ये ब्लू वाला ब्लॉक ये तो इधर चला जाता है यहाँ से, और ये लाल वाला ब्लॉक जो है वो यहाँ से इधर चला जाता है, दिख रहा है, क्योंकि इनका ये तो, है ना, कॉमन टेंजेंट के बिल्कुल टच करते हुए निकल जाते, है ना, कोई कोलिजन होता ही नहीं। तो v2 sin थीटा और v1 sin थीटा की वेलोसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, ये वेलोसिटीज वैसी की वैसी रहेंगी। तो कौन सी वेलोसिटी चेंज हुई, ये जो बिल्कुल लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटीज पड़ रही हैं, v1 cos थीटा और v2 cos थीटा, है ना, इन्हीं पे इम्पैक्ट आएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी जो है वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगता है। ठीक है, तो जैसे ये मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यदि मैं लिखता हूं, क्योंकि कोलिजन के बाद तो क्या वेलोसिटी हुई अभी नहीं मालूम चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है इसमें होगी v2 cos थीटा प्लस v1 cos थीटा, दिख रहा है। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी जो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, जो वेलोसिटीज होंगी उसी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये v sin थीटा और v2 sin थीटा इस एनालिसिस में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा।